नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। रूस ने यूक्रेन में तबाही का आलम बर्पा कर रखा है। अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरे से कोई हल नहीं निकल सका। इस दरमियान रूसी हमले ने हिंदुस्तान को भी शदीद जख्म दिया है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए तालिब इल्म नवीन कुमार की मौत की खबर सामने आई है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट के जरिए यूक्रेन के खारकेफ में आज सुबह हुई शदीद गोलाबारी में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत से मुतालिक जानकारी दी। अरिंदम बागची ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा कि हम गहरे दुख के साथ इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आज सुबह खारकेफ में हुई बमबारी में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत हो गई। वजारत हिंदुस्तानी तालिब इल्म की फैमिली के राब्ते में है। हम तलबा के घर वालों से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। नवीन कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो कर्नाटक का रहने वाला था और मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। वजारत खारजा के तर्जुमान बख्शी ने बताया कि वजारत खारजा लगातार रूस और यूक्रेन के सफ़ीरों के साथ राब्ते में है और हिंदुस्तानी शहरियों को मुल्क वापस लाने के लिए महफूज रास्ता निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई तुलबा अब भी खारकेफ समेत दूसरे शहरों में फंसे हैं। रूस और यूक्रेन में मौजूद सफ़ीर भी इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि खारकेफ में वाक़े गवर्नर हाउस पर सुबह 7 बजे के करीब जब कई तुलबा खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, इसी दौरान हमला हुआ और नवीन उसकी जद में आ गया। खारकेफ में सुबह जिस गवर्नर हाउस को रूसी फौज ने उड़ाया उसी के पास नवीन खड़े थे। नवीन खारकेफ मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल के चौथे साल के तालिब इल्म थे। एक फ़ोन उनके पास था जिसके ज़रिए उनकी शिनाख्त हुई। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये वीडियो नवीन का आखिरी वीडियो कॉल बताया जा रहा है। उसने अपने घर वालों से राब्ता करते हुए मदद की गुहार लगाई थी। रूस यूक्रेन जंग का आज छठा दिन है। रूसी फौज ने खारकिव और कैफ के दरमियान वाक़े शहर ओप्तेरका में एक फौजी अड्डे पर हमला किया। इस हमले में 70 यूक्रेनी फौजी मारे गए। इसके साथ साथ रूसी अफवाज ने कैफ, खारकिव और चर्निहिव में तोपखाने से हमले तेज कर दिए और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल की शाम यूरोप की पार्लियामेंट यानी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट से खिताब किया। तकरीर के बाद यूरोपीय यूनियन की सदर अर्सुला वॉन डेर लेयन ने दीगर रहनुमाओं के साथ खड़े होकर तालियां बजाई, उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी आबाई सरजमीन की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे हैं। हमें भी आज़ादी पसंद है, तमाम हमारे शहरों का मुहासरा कर लिया गया है, लेकिन कोई ताकत हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। याद रखिए, हम यूक्रेन के लोग हैं और साबित कदम रहेंगे। आज हम अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। आखिर हम भी अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम किस मिट्टी से बने हैं। बराह करम जल्द से जल्द यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन को शामिल कर लें। ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैफ से तकरीर की। वो यूक्रेन में तकरीर कर रहे थे और उनकी तकरीर का लाइव तर्जुमा किया जा रहा था। जब उसने बच्चों को बचाने की बात की तो मुतरजिम का गला फूल गया और वो रोने लगा। तकरीर कुछ देर के लिए रोक दी गई। We are fighting just for our land and for our freedom, despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Nobody
is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called as today Freedom Square in every city of our country. Nobody is going to break us. We're strong. We're Ukrainians. रूसी हमलों में यूक्रेन में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों जख्मी बताए जा रहे हैं। लोग दारुल हुकूमत कीव और खार्किव से फरार होने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जंग ने तबाही मचा की है और इन हालात के दरमियान यूक्रेन में अब भी हजारों हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। तेजी से बदलते हुए हालात के दरमियान यूक्रेन के शहर खार्किव में बंकर के अंदर फंसे हुए हिंदुस्तानी तालिबे इल्म अश्विन हुसैन ने अपने दर्द का इजहार किया। इन्हीं की तरह कई और तलबा हैं जो अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, अपने घर वालों को ये वीडियोस भेज रहे हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उन्हें खुराक और अद्वियात भी बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं क्योंकि मकामी लोगों को तरजीह दी जा रही है। हिंदुस्तानी तालिब इल्म ने अपनी तकलीफ बयान करते हुए कहा कि यहाँ बंकर में दर्जे हरारत इतना नीचे चला गया है जैसे बर्फ़ जम गई हो। पिछले 48 घंटों में हमारे पास रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। खाने और पानी के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। हिंदुस्तानी तालिब इल्म का कहना है कि यूक्रेन इंतजामिया की जानिब से दी जा रही मदद में सिर्फ यूक्रेन के लोगों पर तवज्जो दी जा रही है। They are telling us to go back to tents, but they are telling us to go back to tents. Okay, but there is no tent. Only 3 tents are there, and they are full. And there are thousands of students here, and we are standing under heavy snowfall at this hour. Starving food, we have starving since days. No water, no food, and standing in this cold. This is. और करके भी नहीं पूछे कि बच्चा तुम लोग ठीक होगी नहीं, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रखें। सीधे हम लोग बोल रहे तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया तो हम क्या करें, कोई नोटिस नहीं हमारे पास तुम्हारा। गुड इवनिंग, मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम शाकंभरी शामली पाटिल है। आई एम फ्रॉम पेट्रोमोएला ब्लैक सी यूनिवर्सिटी। हम 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, यू कैन लुक एट इट। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने मंगल को तमाम हिंदुस्तानी शहरियों और तुलबा से कहा कि वो जल्द से जल्द दारुल हुकूमत कैफ छोड़ दें। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में लिखा कि यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ में रहने वाले हिंदुस्तानियों को फौरी तौर पर निकल जाने का मशवरा दिया जाता है। सिफारत खाने ने आज तुलबा समेत तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से फौरी तौर पर कैफ छोड़ने के लिए कहा। उन्हें वहाँ से ट्रेन या ट्रांसपोर्ट के दूसरे जराए से जाने की सलाह दी गई। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 6ठे दिन भी जारी है। इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने का मिशन भी जारी है। यूक्रेन में फंसे 218 हिंदुस्तानियों को लेकर एयर इंडिया का 8वां प्लेन हंगरी के बुडापेस्ट से नई दिल्ली पहुंचा। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने मुसाफिरीन को रिसीव किया। इससे पहले एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 हिंदुस्तानियों को लेकर मुंबई पहुंची। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 8 फ्लाइट से जुमला 1836 हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाया जा चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज सुबह सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें रूस यूक्रेन बहरान से पैदा हालात समेत मुख्तलिफ मसलों पर मालूमात दी। आला ओहदे के हुकाम के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान सदर को रूस यूक्रेन पर किए गए हमले से पैदा हालात की मालूमात दी। उन्होंने सदर जमहूरिया को यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को खुसूसी तौर पर तुलबा को वतन लाए जाने के बारे में की जा रही हुकूमत की कोशिशों से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि हुकूमत यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तुलबा को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इसके तहत अभी तक करीब 2000 तुलबा वापस लाए जा चुके हैं। यूक्रेन की सरहदों पर पहुंच चुके हिंदुस्तानी तुलबा को लाने के लिए
इंडियन एयरफोर्स से C-17 ग्लोबोमास्टर जो कि कार्गो प्लेन है वो रवाना हो सकता है। एक दिन पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा में एयरफोर्स को तैयार रहने के लिए कहा था। माना जा रहा है कि गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस से इन खास प्लेनों को रवाना किया जा सकता है। यहाँ पर एक IL-76 और एक C-17 ग्लोबमास्टर को स्टैंड बाई पर रखा गया है। ऐसा इम्कान है कि स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करने के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे या फिर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतारा जाएगा। किसी भी हालात में लोगों को एयरलिफ्ट करने में ज़्यादातर C-17 ग्लोबमास्टर को ही इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल मरकज़ी हुकूमत ने स्टूडेंट्स को लाने के लिए अभी तक एयर इंडिया की प्लेन इस्तेमाल किए हैं। ये प्लेन एक बार में 200 से 250 स्टूडेंट्स को ही लेकर आ सकता है। ऐसे में बड़ी तादाद में तुलबा हिंदुस्तान नहीं लौट पा रहे हैं। माना जा रहा है कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वतन वापस लाने के लिए एयरफोर्स के इस खास प्लेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लेन में एक बार में ही 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वापस लाया जा सकता है। यूक्रेन में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में हिंदुस्तान ने तशद्दुद को रोकने के अपने मुतालबे को दोहराया। साथ ही हिंदुस्तान ने रूस यूक्रेन के दरमियान बातचीत का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की मीटिंग में पीर को यूक्रेन पर मुनक्किद हंगामी खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान मानता है कि सिफारत की तरफ बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान ने कहा कि इस बात का जिक्र वज़ीर आज़म मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई फ़ोन पर बातचीत में भी किया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस बात से बहुत फिक्रमंद है कि यूक्रेन में हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। हम तशद्दुद के फौरी तौर पर खात्मे और दुश्मनी को ख़त्म करने की अपील को दोहराते हैं। ऐसे में हमारी हुकूमत का पुख्ता अज़्म है कि सिफारत के रास्ते पर लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। Peaceful settlement of disputes in accordance with these principles has been India's consistent position that has stood the test of time. As such, my government firmly believes that there is no other choice but to return to the path of diplomacy. Prime Minister Modi has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome the commencement of direct talks between both sides. We reiterate our firm conviction that all differences and interests can only be bridged through honest, sincere and sustained dialogue. There is an urgent and pressing humanitarian situation developing in Ukraine. The international community needs to ensure free and uninterrupted humanitarian access and smooth movement of all peoples. Keeping in view the humanitarian requirements in Ukraine, my government has also decided to provide urgent relief supplies, including medicines. रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच अब गूगल भी अहम रोल प्ले कर रहा है। गूगल ने अनाउंस किया है कि वो रूस के RT और स्पुतनिक यूट्यूब चैनल को यूरोप में ब्लॉक करेगा। यूरोप के बाहर इन चैनल्स को देखा जा सकेगा। गूगल ने रूस के सरकारी मीडिया इंस्टीट्यूशन RT और दूसरे चैनलों को अपने प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने से पहले ही रोक दिया है। कंपनी ने बताया कि वेबसाइटों और ऐप्स के वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलने पर रोक लगा दी गई है। गूगल से पहले यूट्यूब ने रूसी सरकार के मीडिया इंस्टीट्यूशन RT समेत कई रूसी चैनलों को अपने वीडियोस के साथ चलाने वाले एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाने पर रोक लगा दी थी। यूट्यूब ने कहा कि यूट्यूब कई चैनलों के मोनेटाइजेशन पर रोक लगा रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के हाल के जो रेस्ट्रिक्शंस पाबंदियां हैं वो शामिल, कई रूसी चैनल भी शामिल हैं। पिछले कई साल से यूट्यूब पर रूसी हुकूमत से ताल्लुकात रखने वाले चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाता रहा है। उन पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और इससे उनको फ़ायदा हासिल नहीं होना चाहिए। एक अंदाजे के हिसाब से रूस को दिसंबर 2018 तक 2 साल में 26 यूट्यूब चैनल्स के एडवर्टाइजमेंट से $7 मिलियन से $32 मिलियन हासिल हुए थे। यूरोपियन यूनियन ने 4 मई के रोज़ मार्गरीटा सिमोनियन समेत कुछ शख्सियतों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। गूगल ने यूक्रेन में कुछ गूगल मैप्स टूल्स को भी टेम्परली डिसेबल कर दिया है। इन टूल्स के जरिए लाइव ट्रैफिक के हालात और मुख्तलिफ मकामात पर कितनी भीड़ हो सकती है ये जानने में मदद मिलती है।
अल्फाबेट इंक की कंपनी गूगल ने इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले गूगल रूस के सरकारी मीडिया इंस्टीट्यूशंस को अपनी प्लेटफॉर्म पर कमाई करने से रोक चुका है। कांग्रेस ने कहा कि यूक्रेन में फंसे तमाम हिंदुस्तानी तुलबा को वापस लाने की कोशिश करने के बजाय मरकजी हुकूमत के वज़रा वतन वापस आने वाले कुछ तुलबा के साथ सेल्फियां लेकर खुद को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की तर्जुमान अलका लांबा ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर्स में मीडिया के सवालात के जवाब में बताया कि हुकूमत यूक्रेन से तुलबा को लाने में हिस्सासियत से काम नहीं ले रही है और सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। उनके वज़रा को यह भी मालूम नहीं है कि इस तरह के बहरान में फंसे हिंदुस्तानियों को लाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत वाली हुकूमत ने 2009 में ये फंड बनाया था ताकि फंसे हुए लोगों को सरकारी खर्च पर घर लाया जा सके। माँ हूं और मैंने माँ को रोते हुए, पिता को रोते हुए देखा है क्योंकि उनके बच्चे वहां से ऐसे वीडियो भेज रहे हैं कि कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। सरकार मूक दर्शक बनकर ये सब क्यों देखती रही? क्योंकि शायद देश के प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को निकालना नहीं था, उत्तर प्रदेश का चुनाव था। लगातार चुनाव में वो व्यस्त रहे। जो कदम समय रहते हुए उठाने थे वो आपने नहीं उठाए। और 2009 में जब केंद्र में कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको याद दिलाना चाहती हूं, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड का गठन किया गया था। 500 करोड़ का इसका अपना फंड था। ये इसीलिए 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा फंड का गठन किया गया कि कभी भी ऐसे हालात किसी भी देश में पैदा होते हैं, हमें अपने भारतीयों को निकालना होगा तो इस फंड का हम तुरंत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखने में आया कि ये ऐसा कोई फंड है, इसकी याद हमें भारत सरकार को दिलानी पड़ी। कब दिलानी पड़ी? जब पता लगा कि अभिभावकों ने कहा कि जो एयर फ्लाइट की कीमत भारत से यूक्रेन की 25 से 30 हजार रुपया होती थी, उसके लिए 70 से 80 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं एयरलाइंस के द्वारा। बच्चों के पास पैसे नहीं है, सारा सिस्टम वहां का चरमरा चुका है, पैसे भेजे नहीं जा रहे, एटीएम में मीलों की लाइनें लगी हुई है पैसा निकालने के लिए। जब ये याद दिलाया गया तो अब इस फंड से जो 4-5 जहाज 1200 जो छात्र वापस आए हैं, इस फंड से अब उन्हें निकाला गया है। लेकिन जब तक याद नहीं दिलाया गया था तब तक आपदा में फंसे उन छात्रों, युवाओं, उन बच्चों से वसूला जा रहा था। और हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई, श्री राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, तब इस फंड का जो कांग्रेस की सरकार में बना था इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है भारत की सरकार अभी भी, मंत्री जी हवाई जहाज में पहुंचते हैं, एक भाषण देते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कराते हैं, सेल्फियां मां हूं और मैंने। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने यूक्रेन में फंसे सभी हिंदुस्तानियों को हर मुमकिन मदद देते हुए जल्द से जल्द वतन लाने के लिए मरकजी हुकूमत से अपील की है। केजरीवाल ने ट्वीट करके मंगल को कहा कि यूक्रेन में बिगड़ते हालात के दरमियान हिंदुस्तानी तुलबा समेत दीगर हिंदुस्तानी भी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील है कि यूक्रेन में फंसे सभी हिंदुस्तानियों को हर मुमकिन मदद देते हुए जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापस लाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत हर तरह से ताउन के लिए मरकजी हुकूमत के साथ खड़ी है। नया महीना शुरू होने के साथ ही आवाम पर गैस सिलेंडर की महंगाई की मार पड़ी है। नेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 1 मार्च यानी आज से कमर्शियल गैस लेने वालों को बढ़ी हुई कीमत अदा करनी होगी। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक छोटे और बड़े दोनों साइज के कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में इजाफा हुआ है। अब तरमीम शुदा अब जो रिवाइज प्राइजेस हैं उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 105 रुपये महंगा हो गया, जबकि कोलकाता में उसकी कीमत में 108 रुपये का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब 19 किलो के सिलेंडर के लिए 2012 रुपये अदा करने होंगे। इसके अलावा 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 27 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब राजधानी में कमर्शियल सारिफिन के लिए इन सिलेंडर्स की कीमत 569 रुपये होगी। कांग्रेस ने कहा कि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के आखिरी दौर से पहले ही हुकूमत ने एलपीजी सिलेंडर्स और दूध की कीमतों में इजाफा करके आम आवाम के तई बेहिसी का मुजाहरा किया, लेकिन पार्टी उसके खिलाफ तहरीक चलाकर आवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल के रोज ट्वीट किया कि एलपीजी की कीमत एक बार फिर बढ़ाकर मोदी हुकूमत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उसे आम लोगों की तकालीफ से कोई लेना देना नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के हवाले से मोदी हुकूमत पर एक मरतबा फिर हमला बोला। पार्टी के मुताबिक यक्कुम तारीख शुरू होते ही लोगों की जेब पर अजीम महंगाई का डाका डालना शुरू कर दिया जाता है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि महीने की पहली तारीख के साथ ही हुकूमत ने लोगों की जेब पर महा महंगाई का डाका डालना शुरू कर दिया। लूटो और कमाओ। सुरजेवाला ने गैस सिलेंडर की कीमत का तस्करा करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल और इंतखाबात के बाद हमेशा ही महंगाई रही है। उन्होंने मरकज में बरसा इख्तिदार बीजेपी को अदब तनकीद बनाते हुए कहा कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हार है। यूपी असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले की मुहिम आज शाम 6 बजे खत्म हो गई। इस मरहले में यूपी के 10 अजला अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की 57 असेंबली सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। छठे मरहले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की इंतखाबी किस्मत का भी फैसला किया जाएगा, जो गोरखपुर की सदर असेंबली सीट से उम्मीदवार है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और कांग्रेस की कायद प्रियंका गांधी ने मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों से खिताब किया। लाइन 111 किलोमीटर 12,000 करोड़ खर्चे से मोदी जी ने मणिपुर को भारतीय रेलवे के नक्शे पर लाने का काम कर दिया है। मणिपुर रेलवे लाइन भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी की लिसिंग मखादगी जिरीबाम तुरपल मैम खंगरिबा रेल लाइन से 1,100 अखोई किलोमीटर अखोई सांगबा 1,200 करोड़ से इन्वेस्ट तौर हरकांदा अखोई मणिपुर दा थंबा होरे लालगनी है मणिपुर। तुम आंकड़ा लिखो भाई, 111 किलोमीटर है, 12,000 करोड़ रुपया। जेरो मैं अखोई लिसिंग 23 करोड़ है बनी 1,200 12,000 है बनी लिसिंग 23। आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आपके पूर्वजों ने, किसी ने उनका धर्म नहीं पूछा, किसी ने उनका धर्म नहीं पूछा। हिंदू मुसलमान ने कंधे से कंधा लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य को देश से निकाल दिया। एक देश, एक नया देश बनाया भारत, एक संविधान दिया। ये किसानों ने किया, गरीबों ने किया। देश का एक एक जन जन इकट्ठे होकर महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, इन सब महान व्यक्तियों के साथ, महान व्यक्तियों के साथ संघर्ष करके आजादी दिलवाई। क्या इसलिए आजादी दिलवाई कि आपके बच्चे 21वीं सदी में बेरोजगार और राजनीति को दिशा दिखाने का काम हुआ तो बलिया के लोगों ने हमेशा राजनीति में नई दिशा दिखाने का काम किया है। मैं क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए आप सबसे अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने जो जो प्रत्याशी लड़ाए हैं उन सभी प्रत्याशियों की आप मदद कर देना, सहयोग कर देना और ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। मैं मैदान में जहां देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा मैदान हमें लाल पीला दिखाई दे रहा है। हमारे मंच पर बैठे उनके साथ प्रत्याशी संग्राम सिंह जी, पूर्व विधायक, आज का संचालन कर रहे कार्यक्रम का। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में मंगल के रोज गैस सिलेंडर फटने से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के टिकट सेंटर में मंगल के रोज मुमकिना तौर पर
हेटिंग गैस में लीकेज की वजह से धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के नतीजे में कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए। मस्कुरा ज़राए ने बताया कि जख्मी होने वालों में अस्पताल के 3 मुलाजिम, 5 तीमारदार और 2 बच्चे शामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि जख्मियों को इलाज और मुआलजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। फरवरी के महीने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन 1,33,026 करोड़ रुपए रहा। सरकार की जानिब से जारी आंकड़ों में जानकारी दी गई। एक साल पहले के इसी महीने के मुकाबले में इस बार इसमें 18% की बढ़त आई है। हालांकि रोजाना कलेक्शन का औसत निकालें तो जनवरी से ज्यादा कलेक्शन रहा, क्योंकि फरवरी 28 दिन का रहा है जबकि जनवरी 31 दिन का था। जनवरी में हर दिन औसतन कलेक्शन 4,464 करोड़ रुपए था, जो फरवरी में बढ़कर 4,750 करोड़ रुपए रहा। फरवरी 2020 के मुकाबले में इस बार 26% का इजाफा आया है। इसी के साथ जीएसटी सेस कलेक्शन भी पहली बार 10,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। 2017 जुलाई से ये लगातार 5वीं बार है जब कलेक्शन 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। इसके पहले जनवरी के महीने में ये 1,38,394 करोड़ रुपए था, यानी उसके मुकाबले इसमें 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आई है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी जरूर आई है, लेकिन इसका खात्मा अभी भी नहीं हुआ। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 12,29,328 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 7,516 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 43,76,29,853 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 59,77,786 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 6,23,84,370 अफराद का इलाज जारी है। अब बात हिंदुस्तान में कोरोना केसेस की। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,915 नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान 16,864 अफराद ने शिफायाबी हासिल की, जबकि 180 अफराद की जान चली गई। मुल्क में अब कोरोना के 92,472 एक्टिव केसेस हैं। रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना वबा के दौरान रद्द की गई सभी पुरानी ट्रेनों को बहाल कर दिया है। अब मुसाफिर पहले की तरह टिकट लेकर ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। जनरल टिकट लेने में भी मुसाफिरीन को कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे बोर्ड के एक ओहदेदार के मुताबिक अब पहले की तरह सभी 16,000 ट्रेनें मुल्क भर में चलेंगी। इनमें पैसेंजर मेल ट्रेन शामिल है। ओहदेदारों के मुताबिक कोविड के दौरान लगभग 1200 श्रमिक और 1166 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अभी सीजन और सीनियर सिटीजन समेत 60 कैटेगरीज की रियायतों के टिकट पर छूट के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो रहा है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका से भिड़ने वाली है। टीम इंडिया अपना पहला मैच 6 मार्च को पाकिस्तान के साथ खेलेगी। न्यूजीलैंड वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। टूर्नामेंट 3 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 8 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका है। फाइनल समेत 31 मैच खेले जाएंगे। इंडिया अपनी मुहिम की शुरुआत 6 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेलने हैं। इंडिया के सारे मैच डे नाइट होंगे, लेकिन न्यूजीलैंड में मैच होने की वजह से आप मुकाबला हिंदुस्तान में सुबह 6:30 बजे से देख पाएंगे। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 बार पहुंची है, लेकिन वो खिताब नहीं जीत सकी। हिंदुस्तान को 2005 में ऑस्ट्रेलिया और 2017 में इंग्लैंड ने फाइनल में हराया था। अब तक 3 टीमें वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 6 बार ये टूर्नामेंट जीता है। इंग्लैंड 4 बार चैंपियन बन चुका है। वहीं न्यूजीलैंड ने 1 बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। इस बार सभी को उम्मीद है कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ये वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।